Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम आप जानते हैं जैसा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का अध्ययन कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोनिल कंपाउंड की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन का अध्ययन किया था। अब आज का लेक्चर उसी प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन का लेक्चर है जिसमें कि हम कुछ और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन मेनली एरोमेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है। तो ये रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है, कीटोन्स के द्वारा नहीं दी जाती। पहली चीज़ तो जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आप एग्जाम्पल देख रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड का, इसकी रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एसिड एनहाइड्राइड के साथ। बच्चों ये जो है वो एसिड एनहाइड्राइड है। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में एनहाइड्राइड क्या होते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले। इसका मतलब ये है कि जो भी आप एनहाइड्राइड ले रहे हैं उसके पास कम से कम अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। इनका कंडेंसेशन कराया जाता है पर्किन रिएक्शन में किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में या सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में किया जाता है। तो हम जो बेस लेते हैं वो क्या है? सोडियम सॉल्ट। ये जो सोडियम सॉल्ट है ये बेस की तरह काम करता है। प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनता है। ये प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो आई बात समझ में, पर्किन रिएक्शन में किस किस के बीच में कंडेंसेशन होता है? एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एसिड एनहाइड्राइड, इनके बीच में तो कंडेंसेशन होता है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? रिएक्शन होती है सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस में। सोडियम सॉल्ट किसकी तरह काम करता है? सोडियम सॉल्ट बेस की तरह काम करता है, यहाँ पे क्षार की तरह काम कर रहा है। प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पे जिस एसिड का एनहाइड्राइड लेते हैं उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो नीचे एग्जांपल दे रखा है उसमें एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसी का सोडियम सॉल्ट लेंगे, सोडियम एसीटेट। तो ये बात तो समझ में आई कि जो क्षार है या सॉल्ट है वो कौन सा लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तो सिनेमिक एसिड आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला। सिनेमिक एसिड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि एसिड की ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की पोजीशन पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो इस तरह से आपको पर्किन रिएक्शन समझ में आई। अब हम बात करेंगे पर्किन रिएक्शन की मैकेनिज़्म की, कि पर्किन रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या होती है। सबसे पहले जो सोडियम सॉल्ट है उसका डिसोसिएशन होता है और एसीटेट और सोडियम आयन मिलता है। जो ये एसीटेट आयन है ये बेस की तरह काम करता है। मैंने जैसा कि बताया था सोडियम एसीटेट का यहाँ पे रोल बेस की तरह काम करना है। ये जो एसीटेट आयन है ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है, खुद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसको कार्ब एनायन में बदल देता है। ये आप देख रहे हैं ये कार्ब एनायन है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो एसीटेट ये है जो बेस की तरह काम कर रहा है, ये इस अल्फ़ा पोजीशन पे जो उपस्थित हाइड्रोजन है उसको खींच लेता है और ख़ुद तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो अल्फ़ा पोजीशन वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा एनहाइड्राइड ले लिया जिसमें जैसे कि CH3 CH2 फिर COO CO CH2 CH3, आपको हमेशा सिर्फ अल्फ़ा पोजीशन वाले ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप कंफ्यूज मत होना, ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये CH3 और CH2 आगे एनहाइड्राइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आप इस CH3 से नहीं करेंगे, इससे ही ये है अल्फ़ा कार्बन, इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि इससे नहीं करेंगे क्योंकि ये बीटा कार्बन हो गया। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अल्फ़ा कार्बन जो है
उसी से हाइड्रोजन को बेस खींचता है। तो ये हो गई आपकी जो स्टेप है, ये स्टेप है एसिड बेस रिएक्शन की स्टेप है। बेस ने एसिटिक एनहाइड्रेट जो एसिड की तरह काम कर रहा है उससे रिएक्शन की और कार्ब एनायन बनाया। तो ये सेकंड स्टेप आपको आ गई समझ में। थर्ड स्टेप में ये कार्ब एनायन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है उस पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। आपको पता है बच्चों की एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिल का जो ये पहली जो 2 स्टेप थी उसका यूज़ था न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करना। थर्ड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट बना लेगा। ठीक है, फिर इसका इंटरमीडिएट का प्रोटोनेशन हो जाएगा। प्रोटोनेशन हो गया और उसके बाद इससे H2O निकल जाएगा। ये देख रहे हैं डिहाइड्रेशन, ये H आप खोल लीजिए और इसको H2O को निकाल लीजिए तो H2O निकल जाएगा और आपको फाइनली अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। तो आ गई, एक बार जल्दी से देख लेते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले सोडियम एसीटेट डिसोशिएट होता है, एसीटेट बनाता है। एसीटेट बेस की तरह काम करता है और एनहाइड्रेट से रिएक्ट करके कार्बेनाइन बनाता है। कार्बेनाइन थर्ड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके एल्डिहाइड पर अटैक करता है। फिर इंटरमीडिएट है उसका प्रोटोनेशन होता है और फाइनली डिहाइड्रेशन होके आपको फाइनली सिनेमिक एसिड जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गई पर्किन रिएक्शन जो स्पेसिफिकली किसके द्वारा दी जाती है? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के द्वारा। अब देखते हैं नोवेंजल रिएक्शन। अब बच्चों दूसरी जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो नोवेंजल रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि नोवेंजल रिएक्शन में क्या होता है। नोवेंजल रिएक्शन में बच्चों पहली बात तो किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है। बेस की प्रेजेंस में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसका एडिशन किससे होता है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिकों से। तो सबसे पहली बात आती है कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों? मिथाइलिन ग्रुप अगर उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहते हैं तो वो जो ग्रुप होता है वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस के कारण जो मिथाइलिन ग्रुप है वो एक्टिव हो जाता है, उससे आराम से H+ निकाला जा सकता है। इसको इस एग्जांपल से समझिए। ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। X बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, डिहाइड्रेशन हुआ और आपको कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल गया। इसे नोवेंजल कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड है बच्चों, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसीटो एसिटिक एस्टर से कराई। एसीटो एसिटिक एस्टर से रिएक्शन कराई बेंजल्डिहाइड की। ये तो किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। सोडियम इथॉक्साइड बेस की तरह काम करता है और आपको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड का सिंपल एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पर एडिशन होता है। कंडेंसेशन इसलिए क्योंकि इसमें से वाटर निकल जाता है और ये बेस की प्रेजेंस में होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गई रिएक्शन। इस जो रिएक्शन से कई महत्वपूर्ण पदार्थों का संश्लेषण कराया जा सकता है। आपने देखा जो पीछे प्रीवियस एग्जाम्पल में अपना ये प्रोडक्ट बना था, इस प्रोडक्ट की अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है कि जो एस्टर ग्रुप है, ये वाले जो ग्रुप है वो COH ग्रुप में बदल जाते हैं। फिर एक कार्बन से अगर 2 COH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो अनस्टेबल स्टेट होती है और CO2 निकल जाता है और आपको फाइनली सिनेमिक एसिड मिल जाता है। तो ये जो मेथड है नोवेंजल कंडेंसेशन मेथड, इससे जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा के कई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने देखा था कि प्रीवियस उसमें एग्जांपल में, ये प्रीवियस एग्जांपल में बेंजल्डिहाइड और एसीटो एसिटिक एस्टर से जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की जब हाइड्रोलाइसिस कराई तो हमें सिनेमिक एसिड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार कई वैरायटी के प्रोडक्ट का निर्माण नोवेंजल कंडेंसेशन के द्वारा किया जा सकता है। अब इसी प्रकार आप देखिए एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटल्डिहाइड। अब इसका कंडेंसेशन किससे करा रहे हैं? मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि आप देख रहे हैं CH2 से 2
एस्टर ग्रुप जुड़े हुए हैं। एस्टर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये CH2 एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड और मेलोनिक एसिड का कंडेंसेशन कराया पिरिडीन एक क्षार की उपस्थिति में, तो आपको ये प्रोडक्ट मिला। फिर इसकी आपने कराई हाइड्रोलाइसिस, तो जो एस्टर ग्रुप है वो COH ग्रुप में बदल जाते हैं। अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो एस्टर ग्रुप COH ग्रुप में बदल जाते हैं। तो दोनों एस्टर ग्रुप की जगह COH ग्रुप में आ गए। अगर COH ग्रुप 1-3 पोजीशन पर एक दूसरे से प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इनकी पोजीशन 1, 2, 3, तो अगर 1, 2, 3 पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये अनस्टेबल होती है। सिंपल गर्म करने से CO2 बाहर निकल जाएगा एक COH मॉलिक्यूल से, और आपका फाइनल क्रोटोनिक अम्ल मिल गया। तो आपने देखा कि आप क्रोटोनिक अम्ल बना सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इस नोवेंजल कंडेंसेशन से बना सकते हैं, जिसमें कि हमने सिनेमिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड के निर्माण को देखा। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, रिएक्शन होती किस तरीके से है। सबसे पहले बेस जो आपने लिया रिएक्शन में, वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो कंपाउंड है उसके मिथाइलिन ग्रुप से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और उसको कार्बन आयन में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गई फर्स्ट स्टेप, और कार्बन आयन में कन्वर्ट हो गया। ये एसिड बेसिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि ये बेस की तरह और ये एसिड की तरह काम कर रहा है। आपका कार्बन आयन बन गया, ठीक है। अब इस कार्बन आयन का क्या काम होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना, और ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ये इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। फिर इस इंटरमीडिएट से क्या हो गया, फर्दर प्रोटोनेशन हो गया। इस इंटरमीडिएट का प्रोटोनेशन होके आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब आप इसका फाइनल प्रोडक्ट जो मिला उसका आप डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये इस तरह से H2 निकल गया और आपको अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड डाइएस्टर मिल गया। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म हो गई। मैकेनिज़्म में वही बेस एसिड रिएक्शन होती है, कार्बन आयन बनता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट का प्रोटोनेशन होके जो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसमें डिहाइड्रेशन होके अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। इसके साथ ही ये एसिड हाइड्रोलाइसिस द्वारा एसिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ हो गई नोवेंजल कंडेंसेशन। तो बच्चों आई समझ में, नोवेंजल कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब हम कार्बोनिल कंपाउंड के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंडेंसेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स देखते हैं। ये जितनी भी अमोनिया के साथ एल्डिहाइड कीटोन सभी इस तरह की रिएक्शन देते हैं। अमोनिया के साथ कंडेंसेशन देखते हैं, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। पहली चीज़ तो सब एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं। दूसरी चीज़ जो होता है मैकेनिज्म फॉलो, वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा ये रिएक्शन होती है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर माध्यम अम्लीय है तो कार्बोनिल कंपाउंड पर इस तरह से H+ का अटैक होता है और कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, बेटर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। वैसे भी कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होता है, अम्लीय माध्यम में और बेटर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। लेकिन विलयन की अम्लीयता, एसिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अमोनिया का भी प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना बंद कर देगा। तो ज़्यादा अम्लीय माध्यम नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर ख़त्म हो जाएगा। रिएक्शन की जो कैसे होती है, जो अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव होता है उसका एक H तो OH के साथ जुड़ जाता है और बाकी रिमेनिंग जो कंपाउंड बचता है वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हैं। आप खुद रिएक्शन करके देखना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, ऑक्सीजन का ये मूव किया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज की वजह से जो इसका हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे चला जाएगा, आपका ये इंटरमीडिएट बन गया। आपने अगर डिहाइड्रेशन कर दिया तो आपको ये फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। डिहाइड्रेशन, ये नाइट्रोजन के पास जो H है और OH आपस में मिलके H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो ये डिहाइड्रेशन होके आपको फाइनली ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन देते हैं। एसिटाल्डिहाइड की हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराई तो एसिटाल्डेक्सिम का निर्माण होता है। बेंजल्डिहाइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजन बनता है।
प्रोपेनल की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराई तो प्रोपेनल का फिनाइल हाइड्रोजन बना। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन के साथ कराई तो बेंजल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। इसी तरह एसीटोन की रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड से कराई तो इसका सेमी कार्बोजोन बन जाएगा। तो ये जो है ये सारी रिएक्शंस हो गई अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ आपने देखा कि रिएक्शंस हो रही है और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। पहली रिएक्शन हमने जो पढ़ी वो परकिन रिएक्शन थी, जो कि स्पेसिफिकली एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दी जाती है। दूसरी रिएक्शन थी नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ के द्वारा दी जाती है और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का कंडेंसेशन होता है। तीसरी रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शंस थी, जिसमें हमने कई वैरायटी ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स देखे जिनके साथ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने 3 रिएक्शंस देखी, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 रिएक्शंस देख ली थी, बेंजोइन कंडेंसेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब तक के लेक्चर में हम 5 कार्बोनिल कंपाउंड की स्पेसिफिक रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आप इन 5 रिएक्शंस को रिवाइज करके अच्छे से रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।